बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप फॉर बिजनेस लॉ लेक्चर 37 और चैप्टर 1 हमारा इख्तिताम की तरफ है। और आपको पता है आपका मॉक आज से कैंपस ऑफ होने वाला है, और जब भी कैंपस रिज्यूम होगा अदर इट इज़ फ्राइडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे व्हाटएवर द मैनेजमेंट जो भी डिसाइड कर ले, तो वो उस दिन आपका मॉक होगा। ना सिर्फ मॉक होगा बल्कि वही आपकी मेगा असाइनमेंट की सबमिशन की डेट होगी। एंड मॉक का चैप्टर 1 है, तो इंशाल्लाह चैप्टर 1 शुरू कर देते हैं। हम बेसिकली चैप्टर 1 में देख रहे थे प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। याद है वो एक छोटा सा फ्लो चार्ट था, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट, जॉइंट सिटिंग, अमेंडमेंट्स, विद अमेंडमेंट्स, विदाउट अमेंडमेंट्स, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, पता नहीं कुछ मनी बिल वगैरह कुछ था ना कुमैल, कुछ इस तरह का छोटा सा फ्लो चार्ट था। याद आ रहा है कुमैल? एक्शन थे अल्लाह अकबर। आओ ना, ये बच्चों की तरफ पूछा ना करो। ये अगर इस तरह करने पे जब मैं आता हूँ क्लास में तो अस्सलाम वालेकुम से सब खड़े भी हो जाए, अगर बच्चे बन जाओ। तो वो छोटा सा एक फ्लो चार्ट था, वो कुमैल ने नहीं पढ़ा। और वैसे थे आप उस क्लास में वो जो लेजिस्लेशन वाला लोन एग्रीमेंट के जरिए जो लेकर प्रॉफिट ऑन दैट वाला सर मैंने क्या चलो एक बात सुनो, ये रुको। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन वाला फ्लो चार्ट था एक। जाओ बैठ टेक्स्ट है टेक्स्ट। देखो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, और मैं पहले भी कह चुका हूँ तो मैं बात बहुत मैं बोल चुका हूँ, नशे करो लेकिन सस्ते वाले ना करो ना, ये फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं ऐसे होते हैं। ठीक है, कौन से वाले करने? महंगे वाले करने हैं, तो सप्लायर चेंज करो ना, मैं देता हूँ सप्लायर। नहीं सर मैंने समझा आप टैक्स यार मैं बी लॉ की क्लास पढ़ाने आया हूँ। बी लॉ ये सामने देखो क्या लिखा है, ये क्या है और क्या है। हमारी क्या गलती, दोनों आप पढ़ाते हैं, दोनों में वैसे कंफ्यूज होता है। होता है? हाँ, कल मेरे टेस्ट में सोच रही है नेशनल लव एंड अफेक्शन की बेसिस पे इसको गिफ्ट हो जाता है। वाह लिखा तो नहीं? अरे कुछ नहीं होता ऐसा, हमने भी तो ऐसे पढ़ा था। आप एक क्लास में पढ़ाते हैं, पहले जब अलग-अलग क्लास में पढ़ाते तब नहीं होता, अभी क्लास बदल देते, एक का चेंज। अभी तो कैंपस बदल रहे हैं, टेंशन ना लो, क्लास हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ यार मैं उसको सबक सिखाना चाह रहा था, मुझे मिल गया सबक कि मैं उसको रियलाइज करा था कि एक फ्लो चार्ट था, लंबा अच्छा खासा बड़ा फ्लो चार्ट था, इंपॉर्टेंट ली थी उसने, क्लास नहीं ली, लेकिन इधर जिन्होंने ली है वही नहीं, उनको क्या मैं करूँ? हैदर तुम थे, फ्लो चार्ट था ना, मेरा फ्लो चार्ट था। ट्रीटमेंट याद है? चले फिर मेरा सवाल सुने। बिल बना नेशनल असेंबली में, सेनेट ने की है चेंजेस, बताएं आगे की ट्रीटमेंट। अभी दोबारा नेशनल असेंबली के पास जाएगा, फिर सर पहले अगर उसने एक्सेप्ट की तो बस फिर वो नहीं की ना, एक्सेप्ट नहीं की। नेशनल असेंबली से बिल आया, सेनेट ने उसमें अमेंडमेंट्स कर दी। अब अमेंडमेंट्स होने के बाद दोबारा बिल किसके पास जाएगा? असेंबली के पास। असेंबली अब क्या करेगी? सर जो आइदर से एक्सेप्ट करेगी हाँ, या फिर उसको मतलब रिजेक्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बिल कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास से बन के एक्ट हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट किया तो फिर कहाँ जाएगा? सर वो सीटिंग क्या सीटिंग? जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग, सिर्फ सीटिंग नहीं था, जॉइंट सीटिंग से अप्रूव होने के बाद कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट से अप्रूव नहीं हो फिर कहाँ जाएगा? सर दोबारा जॉइंट से अप्रूव होने के बाद फिर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास अब फिर वो अप्रूव करेगा। अगर मिसअप्रूव कर दिया तो आर्टिकल फॉर्म से रद्दारी वाला लगेगा। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लूँ, और किसने वो लेक्चर नहीं किया था? ठीक है, आज इस तरह देखते हैं प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन की फर्दर कुछ छोटी मोटी बातें जरा उसको समझते हैं। उसमें था कि नेशनल असेंबली इज इन सेशन नॉट इन सेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है। नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन का मतलब है वो दिन जिस दिन इजलास नहीं होता, यानी असेंबली नहीं है, या अब कह रहे हैं असेंबली बनी नहीं या डिसॉल्व हो गई या लोग ही नहीं है,
लेकिन ऐसे कोई हालात व वाक़यात पैदा हो गए कि नेशनल असेंबली तो नहीं है सेशन में, लेकिन प्रेसिडेंट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो कोई बिल पास करे। लेकिन बिल पास करने के लिए तो वो कहाँ ओरिजिनेट होगा? असेंबली में। असेंबली तो है ही नहीं। तो क्या प्रेसिडेंट खुद से कोई बिल पास कर सकता है बना के? बिल्कुल कर सकता है। प्रेसिडेंट जो खुद से बना के पास करेगा, तो जब सेशन नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होगी, प्रेसिडेंट खुद से जो पास करता है उसे प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऐसा ही इफेक्टिव होगा जैसे कि एक एक्ट होता है, ऐसा ही इफेक्टिव होगा, उसे प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस कहते हैं। सुन ले, एक बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस है। बिल का तो क्या होता है ना, असेंबली फिर सेनेट वगैरह। मनी बिल असेंबली से प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होगी, इजलास नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रेसिडेंट खुद से बिल बना के पास कर देगा, तो उसे प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये इफेक्टिव होता है कितने दिनों तक? 120 डेज तक। ये 120 डेज से पहले भी जो है यानी डिसअप्रूव हो सकता है। ये बात ये है कि देखिए, और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बन गया ना, अब अगले 120 दिन के अंदर अंदर हमने इजलास रखवाना है। इसका असेंबली का, असेंबली का जब इजलास रखा जाएगा तो उसमें फिर इस चीज को कंसीडर किया जाएगा। जब इजलास नहीं था, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया था, उस ऑर्डिनेंस पे असेंबली या तो अप्रूव करेगी या फिर डिसअप्रूव करेगी। कितने दिन के अंदर अंदर इजलास होना चाहिए? 120 दिन के अंदर। 120 दिन के अंदर इजलास हुआ, 120 दिन से पहले 70 डे नंबर 70 पे इजलास हो गया और नेशनल असेंबली ने डिसअप्रूव कर दिया, तो ऑर्डिनेंस खत्म, ऑर्डिनेंस खत्म। लेकिन 120 दिन हो गए, अभी भी इजलास नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? ऐसे काम, ऐसे बात, फिर एक्सटेंशन ग्रांट कर दीजिए, एक्सटेंशन ग्रांट कर दीजिए, फर्दर एक्सटेंशन दे दी जाएगी और क्या करके कराया जाएगा? असेंबली का इजलास कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा ये है, असेंबली का इजलास नहीं है तो प्रेसिडेंट बिल पास कर सकता है, क्या कहेंगे उसे? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस। अब कितने दिन के अंदर अंदर इजलास कराना है? 120 दिन के अंदर इजलास हुआ, अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ अप्रूव तो खत्म बात। इजलास नहीं हुआ 120 दिन के अंदर तो फर्दर क्या दे दी जाएगी? एक्सटेंशन। लेकिन असेंबली से अप्रूव कराना लाजमी है, एक्सटेंशन मिल जाएगी उसकी। ये छोटी सी बात है। एक और बात आपको पता, मनी बिल, मनी बिल कहाँ ओरिजिनेट होता है? नेशनल असेंबली में। अमूमन जो भी बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होता है वो पहुंच जाता है किसके पास? सेनेट के पास। लेकिन मनी बिल एक वाहिद ऐसा बिल है जो नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होने के बाद डायरेक्ट जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट से अप्रूव होने के बाद क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। कितनी बात क्लियर आपको? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्या अप्रूवल ऑफ सेनेट रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ मनी बिल? सेनेट अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, बट recommendation of Senate can be considered by the National Assembly. नेशनल असेंबली मशवरा मांग सकती है सेनेट वालों से। और क्या अगर एक दफा मशवरा मांग लिया तो क्या मशवरा मानना जरूरी हो जाएगा? वो भी बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग लिखा हुआ है। मनी बिल ये ना सेनेट से अप्रूव नहीं होगा, सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मनी बिल के केस में सेनेट से अप्रूवल नहीं, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं और वो रिकमेंडेशंस को मानना जरूरी नहीं होता, नहीं होता। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं क्लियर? लैप्स ऑफ बिल ऑन डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। सुने, एक कॉन्सेप्ट करने जा रहा हूं, फिर एक सवाल पूछूंगा, बहुत सुना कॉन्सेप्ट, बड़े मजे कॉन्सेप्ट है। नेशनल असेंबली में बिल बना, सेनेट में बिल गया, पीछे से असेंबली टूट गई तो बिल भी ऑटोमेटिकली टूट गया। दूसरा सिनेरियो, असेंबली में बिल बना और अभी असेंबली में ही था कि असेंबली टूट गई, बिल भी खत्म। तो बताएं कौन सा बिल है जो खत्म नहीं होगा असेंबली के खत्म होने से? जो सेनेट, ऐसा बिल जो सेनेट में बना और अभी पड़ा भी किधर है? सेनेट में ही पड़ा हुआ है, असेंबली टूट गई, उसका बिल पे कोई असर, उस पे इवन स्टे आ जाएगा। जब दोबारा असेंबली बनेगी, सेशन होगा, इजलास होगा, तो वो बिल फौरन चला जाएगा असेंबली के पास। बात समझ आ रही? ये होता है लैप्स ऑफ बिल ऑन डेसोल्यूशन। समझिएगा बात को, जो बिल असेंबली से भरा वो प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है, रिकमेंडेशन हो रही है, तो फिर असेंबली टूट गई है, बिल भी खत्म। तो बना कहाँ था? असेंबली में। असेंबली में बना, असेंबली में ही था, असेंबली टूट गई, बिल भी खत्म। असेंबली में बना, सेनेट में पड़ा हुआ था, असेंबली टूट गई, बिल खत्म। सेनेट में बिल बना, सेनेट में पड़ा हुआ था, असेंबली टूट गई, उसका बिल पे कोई असर नहीं होगा। ये आपकी बुक में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। सेनेट से बिल बनकर क्या असेंबली में, फिर असेंबली टूट गई, नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। हाँ, असेंबली से अप्रूव होने के बाद आगे गया और फिर असेंबली टूट गया, बिल खत्म। आ जाए जी, अपने आईके की बुक ओपन करें, आपका प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया।
आई केप की बुक पेज नंबर 4। रट्टा किसका अच्छा है? रट्टा क्राइमिंग रट्टा किसका अच्छा है? रट्टा अच्छा, इसका रट्टा अच्छा वो कामयाब है, इसका नहीं अच्छा वो नाकाम। अब बेसिकली आज पेज नंबर 4 पेज नंबर 4 पे आपको पता है हमारे मुल्क में किस बेसिक डॉक्यूमेंट को देखते हुए कानून बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे? डेट बताइएगा। पहला कब आया था? 1960 56, दूसरा 1965 62 या 61? पहला 56 था, दूसरा कौन सा? 60 और तीसरा 1973 था कि 6 था? होगा। तो क्या सिर्फ आईने पाकिस्तान को देख के कानून बनता है या कुछ और भी है? इस्लामिक शरिया लॉ को भी देख के बनाया जाता है। बात अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पेन सबके हाथ में। ये नहीं कि जो आईने पाकिस्तान है, इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान का आईन है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। आपको पता है आईन में आर्टिकल्स होते हैं, आपको पता है आईन में स्केड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, प्रीएम्बल होता है। ये सारी बातें हम सीखेंगे क्या होता है। जल्दी लो, तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। सुने हम बेसिकली क्या सीखने जा रहे हैं? आईने पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, एंड पे के सवाल कैसे आएगा, लेकिन पहले सीखे तो सही। बुक नहीं है ना, जबरदस्त। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ें। इंट्रोडक्शन को याद नहीं करना, पढ़ते हैं सिर्फ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान was approved by the parliament on 10 अप्रैल 1973। पहली दफा अप्रूव कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? 10 अप्रैल में 1973। रेटिफाइड होता है, फुली अप्रूव हो जाए किसी चीज का फुली अप्रूव होना। रेटिफाइड ऑन 14 अगस्त 1973। तब होता है आईने पाकिस्तान पार्लियामेंट ने कब अप्रूव किया था? 10 अप्रैल 1973। फुली अप्रूव कब हुआ था? 14 अगस्त 1973। द ये बेसिकली एमसीक्यू आ सकते हैं डेट का। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ का मतलब ये है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको सबसे ज्यादा पे कंसीडर कर रहा है कोई भी बिल पास करते हुए, वो द सुप्रीम लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड सेट्स द गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कोड ऑफ द कंट्री। सॉरी, जल्दी हो। Sets the governing principle of the country and contains articles covering fundamental rights। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली मुल्क को चलाने के लिए लॉ के बारे में बताता है, और इसके अलावा किस राइट को कवर कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। आपको क्या लगता है आपके आईन के मुताबिक हर इंसान का बुनियादी हुकूक क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। उर्दू में बोले। आपकी आजादी है राय। हाँ, आजादी है राय का। आपकी आजादी है, आजादी इज़हार राय, आजादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये है फंडामेंटल राइट। ये कहाँ लिखी गई है बात? बुक में नहीं, आईन में लिखी है ये बात। आगे पढ़े कौन कौन से राइट हैं? स्टेट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, मैंडेट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंडेट एंड सेपरेट पावर्स ऑफ कैबिनेट, जुडिशरी। जुडिशरी होता है अदलिया का निजाम। यानी कि अपनी बातें याद रखनी है, बल्कि इंट्रोडक्शन आता भी नहीं है कि आपके आईन में किन किन राइट्स की बात की गई। सारे राइट्स की बात की गई है, फंडामेंटल राइट से लेकर जुडिशरी तक सारे राइट्स डिस्कस किए गए अपने आईन में। The Parliament cannot make any law which is against the Constitution। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो पार्लियामेंट ने बेसिकली अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 10 अप्रैल 1973 में, और फिर रेटिफाइड हुआ था 14 अगस्त 1973 में। पार्लियामेंट से अप्रूव शुदा आईन है। क्या पार्लियामेंट इस आईन के खिलाफ कोई कानून बना सकती है? कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट बना सकता है जो आईन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो? नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, अच्छा आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना, उसको क्या कहते हैं? एक प्रीएम्बल, दोहराएं कितने? एक प्रीएम्बल, 12 पार्ट्स, 280 आर्टिकल, 280 है ना, 280 आर्टिकल, और कितने स्केड्यूल हैं? 5 स्केड्यूल है। लकीली तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, ये किसकी है? लकीली हमने आगे जाके 12 पार्ट, एक प्रीएम्बल पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एक प्रीएम्बल पढ़ना है, 12 पार्ट्स पढ़ने हैं, 5 स्केड्यूल्स पढ़ने हैं, 280 आर्टिकल। 280 आर्टिकल। आगे देखिए जो टेबल बना हुआ है, पार्ट के कितने पार्ट हैं? 5 है। पार्ट कितने हैं?
पार्ट 1 पार्ट 2 कितने पार्ट लिखे हुए हैं? टेबल नहीं, इसके बाद ये पार्ट 1 पार्ट 2 कितने पार्ट हैं? 12। उसके बाद आगे देखें स्केड्यूल्स कितने हैं? 5 स्केड्यूल हैं। और उससे पहले देखें क्या प्रीएम्बल की हेडिंग बनी हुई है? पार्ट ही पहले इंट्रोडक्शन के बाद, यानी प्रीएम्बल पढ़ेंगे, 12 पार्ट्स पढ़ेंगे, 5 स्केड्यूल्स पढ़ेंगे, क्या 280 आर्टिकल्स? हाँ आर्टिकल्स कुछ हमने पढ़े ना कॉन्फ्लिक्ट एक्ट में, आगे देखा हमने और तो आइन की कुछ बातें लिखी हुई है, लेकिन हमने शुक्र है 280 आर्टिकल्स में लिख दी, हमने याद करो इसको, वरना तो पाक स्टडी बन जाता है। 12 आपको बता दूं, प्रीएम्बल बेसिकली होता है जब किसी चीज का आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, प्री से वर्ड प्री मतलब है किसी चीज का जो इंट्रोडक्शन देते हो, इसके प्रीएम्बल वो होता है। प्रीएम्बल याद रखना है। अब आप क्या है, हाथ में पेन हो, आपको मैं स्पेसिफिक को बातें कहूंगा जो याद रखनी है, उसके अलावा बाकी मैं सुना याद करना। पहला प्रीएम्बल पढ़ते क्या है? इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के जो प्रोविजंस है उनका क्या मकसद है उसको डिफाइन करता है प्रीएम्बल। It identifies that Muslims will be enabled to live in accordance with the teaching of Quran and Sunnah. Preamble make sure करेगा कि पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान कुरान और सुन्ना की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। आगे क्या लिखा है इसके अलावा? While provisions be made for minorities to practice their religion and culture. ना सिर्फ मुसलमान अपने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, बल्कि अगर नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी अपने रिलीजन और कल्चर को देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं।